गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिसको भी उसके उत्तर पता हो तो वो अनम्यूट करके आंसर देगा, चैट बॉक्स में आंसर देगा, और जिसको मैं बोलूंगी वो अनम्यूट करके आंसर देगा। ओके छात्रों, ये बताइए पृथ्वी ग्रह का रंग कैसा है? अमिता, अनम्यूट करिए। यस मैम, पृथ्वी ग्रह का रंग नीला है। वेरी गुड अमिता। पृथ्वी ग्रह का रंग, पृथ्वी ग्रह का नीला रंग किसकी वजह से है? शुभम, मैम, पृथ्वी ग्रह का नीला रंग पृथ्वी पर पानी की वजह से है। वेरी गुड शुभम। जल हमें कहां से प्राप्त होता है? छात्रों, आज हम जल स्रोत एवं गुण पढ़ेंगे। छात्रों, ये बताइए कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? शुभम, ऊर्जा मैम, के ऊर्जा स्रोत के कौन लिए कौन से हैं? मैम ऊर्जा के लिए हम कोयला, सूर्य, जल और पेट्रोल आदि पर निर्भर करते हैं। वेरी गुड। ये हैं हमारे ऊर्जा के स्रोत, सन, विंड, वाटर, वेव्स एक्सेट्रा। छात्रों, ये बताइए प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं? अमिता, शुभम, पाठक। मैम, प्रकाश हाँ, के स्रोत लाइट है, सूर्य है। हाँ, वेरी आदि। गुड अमिता, सही जवाब। छात्रों, जिस प्रकार ऊर्जा के स्रोत तथा प्रकाश के स्रोत होते हैं, उसी प्रकार जल के भी स्रोत होते हैं। तो आज हम लोग जल के स्रोत का अध्ययन करेंगे। पहले हम जान ले जल क्या है। जल जल प्रकृति का सबसे मूल्यवान उपहार है। ये अपूर्व और असमाप्त होने वाला संसाधन है। ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, लेकिन परंतु ये संकटग्रस्त संसाधन भी है। पानी की मांग सतत बढ़ रही है और जल पूर्ति निरंतर घट रही है। विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के पास 4% ही जल है, जबकि भारत की जनसंख्या 16% है। मतलब कि हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन उसका जो पानी की मात्रा है वो बहुत ही ज्यादा कम है। मतलब उससे 4 गुना हम लोग उसका 4 गुना, मतलब 4 गुना जनसंख्या पानी के मुकाबले हमारे यहाँ ज्यादा है। इसका अर्थ ये हुआ कि विश्व में औसत की तुलना में हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति के हिस्से में केवल चौथाई जल ही आता है। छात्रों, जल के स्रोत हैं प्राकृतिक स्रोत तथा मानव निर्मित स्रोत। जल स्रोत क्या होता है पहले वो देख लें। देश के जल संसाधनों को नदियों और एक मिनट देश के जल संसाधनों को नदियों, नहरों, जलाशयों, कुंडों और तालाबों, आर्द्र भूमि को चापाकार झीलों तथा शुष्क पड़ते जल स्रोतों और खारे पानी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब हमारे देश में, मतलब पूरी दुनिया में भी और हमारे देश में भी नदियों में पानी जलाशयों में कुंडों के रूप में देखा जाता है। नदियों और नहरों के अलावा बाकी के जल स्रोत जो होते हैं, कुल क्षेत्र 7 मिलियन हेक्टेयर है। नदियों और नहरों की कुल 31,200 किलोमीटर लंबाई के साथ इस संबंध में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। मतलब सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेशों में नदियां तथा नहरें हैं, जो देश की नदियों को और नहरों की कुल लंबाई का 17% है। उत्तर प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। देश में पाए जाने वाले शेष जल स्रोतों में
कुंडों तथा तालाबों का जल क्षेत्र सर्वाधिक है, 2.9 मिलियन हेक्टेयर। इसके बाद जलाशयों 2.1 मिलियन हेक्टेयर का स्थान है। छात्रों, जल के दो स्रोत थे, प्राकृतिक स्रोत। पहला है प्राकृतिक स्रोत, जिनसे हमें प्राकृतिक रूप से जल प्राप्त होता है, उसे ही हम लोग प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, जैसे नदी, समुद्र, झरना, भूमिगत जल आदि। जैसे ये हमारा झरना, समुद्र तथा नदी, तो ये हमारे सारे प्राकृतिक स्रोत होंगे। मानव निर्मित स्रोत क्या होते हैं? जिनसे हमें कृत्रिम रूप में जल प्राप्त होता है, मानव निर्मित स्रोत कहलाते हैं, जैसे कुआं, ट्यूबवेल आदि। ये ट्यूबवेल, ये बांध, ये सारे जो होते हैं ये मानव निर्मित स्रोत होते हैं। जल की उपयोगिता क्या क्या है? पानी का विविध उपयोग है, इसके उपयोग की सूची लंबी है। पीने के लिए तो पानी चाहिए ही, घरेलू कार्यों, सिंचाइयों, उद्योगों, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा मल मूत्र की निकासी के लिए जल अपरिहार्य है। मतलब जल हमारे रोजमर्रा के कामों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। जल विद्युत के निर्माण के लिए उपयोगी है, परमाणु संयंत्रों के लिए उपयोगी है, शीतलन के लिए विशाल जल राशि निरंतर चाहिए, मत्स्य पालन मतलब मछली के पालन के लिए, जल क्रीड़ाओं के लिए पानी का विशेष महत्व है, पर्यटन को विकसित तथा बढ़ावा देने के लिए पानी की विशेष भूमिका है, कृषि अर्थव्यवस्था को तो जल अभिन्न अंग है। इस प्रकार जल सभी प्रकार के विकास कार्य के लिए आवश्यक है। इसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है और उपयोग इस हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ भी रहा है। नगरों के बढ़ने के कारण नगरों में जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है। भारत हमारा कृषि प्रधान देश है तथा सिंचाई के लिए विशाल राशि हमें जल के थ्रू ही मिलती है। वर्ष 2000 में सिंचाई के लिए 536 अरब घन मीटर जल का उपयोग किया गया। ये उपयोग की गई कुल जल राशि का 81% शेष प्रतिशत है। मतलब जल हमारे लिए इतना ज्यादा उपयोगी है, सिंचाई कार्यों के लिए, उद्योगों के लिए, पर्यटन के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, किसी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। मतलब जल हर जगह बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। छात्रों, कुछ कोटेशन है, जैसे जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, जीवन है तो पर्यावरण है, पर्यावरण से ये धरती है और इस धरती से हम सब हैं। जल ही सब कुछ है। छात्रों, जल संसाधन की समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं? वर्षा की कमी। भारतवर्ष के पश्चिमी भाग, खासकर थार के रेगिस्तान तथा वृष्टि छाया वाले प्रदेशों में वर्षा की कमी के कारण जल की समस्या बनी रहती है। शुद्ध पेयजल का अभाव। बढ़ती जनसंख्या एवं शहरीकरण के कारण आज हमारे लिए शुद्ध व मीठे पेयजल का अभाव है। ग्रामीण तालाबों में मछली पालन ने जल को हरा कर दिया है। मछली पालन ने जल को हरा कर दिया है। जल का दुरुपयोग। सिंचाई के जल का नदी में चले जाना, नलों का खुला होना, भूमिगत जल प्राप्ति की होड़ आदि ने भविष्य में खतरे में डाल दिया है। मतलब जल का दुरुपयोग, जैसे हम लोग अपने घरों में भी, जैसे कि अब पापा मम्मी या कोई भी अगर ब्रश भी कर रहा होता है तो पानी खोल के चला जाता है, पानी खुला छोड़ देना, नल खुला छोड़ देना, पानी नल की टोटी से पानी निकलते रहना, तो ये सब हम लोग जल का दुरुपयोग करते हैं, तो इसको नहीं करना चाहिए। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। हमारे द्वारा पर्यावरण से छेड़छाड़ करने के परिणाम स्वरूप नदियों में बाढ़ आना स्वाभाविक है। जल प्रदूषण। कारखानों का गंदा पानी, शहर की नालियों का गंदा पानी, जल के अनेक प्रकारों का कचरा जल प्रदूषण बढ़ा रहा है। मतलब जो कारखानों का गंदा पानी होता है, जो शहरों की नालियां होती हैं, उनको नदियों में खोल दिया जाता है, जिससे नदियां हमारी प्रदूषित हो रही हैं। नदियों के प्रदूषित होने से हमारा समुद्र प्रदूषित हो रहा है, तो हमारा पूरा जल प्रदूषण हो रहा है।
सूखाग्रस्त क्षेत्र, अनेक स्थानों पर वर्षा न होने के पर अकाल पड़ जाते हैं। जल संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं? जल नहीं तो जीवन नहीं, अतः जल का संरक्षण अति आवश्यक है। जल की कमी से आने वाली पीढ़ी संकट में पड़ रही है। मतलब जल संरक्षण के उपाय कैसे कर सकते हैं कि हम लोग नदियों के जो जल जो व्यर्थ बहकर मतलब जो नदियों का जल होता है, नदियों के जलों में हम लोग जो कचरा वगैरह मिला देते हैं तो वो एक तरीके से हमारा प्रदूषित हो रहा है। तो नदियों के जल का व्यर्थ बहकर सागरों में ना जाए, इसके लिए नदियों पर बांधों तथा जलाशयों का निर्माण कराना चाहिए। नदियों के जल को नगरों की गंदगी से हर कीमत पर बचाना चाहिए। बाढ़ों की रोकथाम के लिए गंभीरता से हर संभव प्रयास करने चाहिए। जैसे हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें पानी को संरक्षित रखना चाहिए, जल का सदुपयोग करना चाहिए। बागबानी, वाहनों की धुलाई, घर आंगन और शौचालयों की सफाई में पेयजल का उपयोग नहीं करना चाहिए। जलाशयों को प्रदूषण से बचाना चाहिए। पानी की टूटी पाइपलाइनों की अविलंब मरम्मत करनी चाहिए। जल की हर बूंद कीमती है, ये भाव जनमानस तक पहुंचाना चाहिए। वर्षा पोषित क्षेत्रों में ऐसी फसलों के उगाने पर रोक होनी चाहिए जिन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। वृक्षारोपण पर बल देना चाहिए। हमें सबसे ज्यादा वृक्षारोपण पर ही बल देना चाहिए, जिससे जल संरक्षित होता है। छात्रों, ये बताइए कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? शुभम? अमिता? पदार्थ पदार्थ की की कौन दो अवस्थाएं होती हैं, ठोस। मैम, पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं, ठोस एवं द्रव। अच्छा प्रयास किया अमिता, लेकिन पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। बर्फ किस अवस्था में रहता है? शुभम? मैम, बर्फ ठोस अवस्था में रहता है। वेरी गुड शुभम। जल के सामान्य गुण। शुद्ध जल जो होता है वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी होता है। जैसे हमारे पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं 3, ठोस, द्रव और गैस, वैसे ही जल की भी कुछ अवस्थाएं होती हैं। मतलब कुछ उसमें क्या गुण पाए जाते हैं वो कि शुद्ध जल जो होता है वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी होता है। जल अच्छा विलायक है, अर्थात ये अनेक द्रवों को स्वयं में घुलने की क्षमता रखता है। मतलब कि उसमें हम लोग नमक घोल दे तो वो घुल जाएगा। पानी में चीनी, नमक और आदि घोले तो घुल जाएगा। तो एक तरीके से जल एक अच्छा विलायक है। नदियों, झीलों और कुओं से प्राप्त जल में कई प्रकार के लवण विभिन्न मात्रा में घुले रहते हैं। घुले हुए लवणों की मात्रा अधिक होने पर जल खारा हो जाता है। जल ठोस में मतलब बर्फ के रूप में पाया जाता है। द्रव अगर होगा तो जल के रूप में हो जाएगा। अगर गैस होगा तो वो वाष्प बन जाएगा। तो ये हमारा जल जो होता है वो भी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। शुद्ध पानी जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। द्रव जल ठोस बर्फ से भारी होता है। इसी कारण जो बर्फ होता है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। कभी किसी ग्लास में भरे पानी में बर्फ डालना, बर्फ तो होता है ठोस अवस्था में, ठोस चीज किसी में डालेंगे तो वो तो डूब जाएगी, लेकिन बर्फ जो होता है वो पानी की अपेक्षा हल्का होता है, इसलिए वो पानी पर तैरता रहता है। जल को गर्म करने पर 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये सिकुड़ता है। इसी कारण 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। यही कारण है कि शीत प्रदेशों में जब झील की सतह पर बर्फ जम जाने के बाद नीचे जल होता है तो जलीय प्राणी इसमें जीवित रहते हैं। इस लाइन का अर्थ यह है कि जैसे हम लोग जम्मू कश्मीर या किसी ठंडे इलाके में देखते हैं, कोई भी झील या नदी हमारी जमी हुई होती है तो उसके अंदर जो उसके जीव होते हैं वो कैसे जीवित रहते हैं। मतलब
जल के सबसे नीचे दबाव पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप रहता है, उसमें जल का घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है। इसी कारण जो मछलियां होती हैं वो ठंडे पानी में जीवित रह लेती हैं। जल के वाष्पीकरण की ऊष्मा अधिक होती है। जल की ऊष्माधारिता अधिक तथा ऊष्मा चालकता कम होती है। सभी जीवों के लिए पानी एक आवश्यक घटक है। सभी जीवों के शरीर तथा पादपों में भारी मात्रा में पानी पाया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब इसमें सारे जो जितने भी गुण हैं इसको सब समझ गए? अमिता, शुभम? यस मैम। एक बार इसको समराइज करते हैं, जैसे कि शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शी होते हैं। ये एक अच्छा विलायक होता है। ये ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। शुद्ध पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड में उबलता है। जल में जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसमें जल का घनत्व अधिकतम होता है। यही कारण है कि शीत प्रदेशों में झील की सतह के नीचे सारे जीव जंतु जीवित रहते हैं। जल के वाष्पीकरण की ऊष्मा अधिक होती है तथा उसकी ऊष्मा चालकता कम होती है। ऊष्माधारिता अधिक होती है। सभी जीवों के लिए पानी एक आवश्यक घटक है। सभी जीवों के शरीर तथा पादपों में भारी मात्रा में पानी पाया जाता है। जल का एक आणविक सूत्र भी होता है H2O। ये हमारा जल चक्र है। इसमें आप देख रहे होंगे ये पीछे पहाड़, ये पर्वत और ये हमारा समुद्र, नदी, जल, ये सब होता है। इसमें क्या है कि जो ये सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य से जो हमारा जल है, जल वाष्पीकृत होकर संघनन करके बादल बनाता है। जब बादल पर्वतों और पहाड़ों से टकराते हैं तो ये वर्षा करते हैं। वर्षा करने के बाद जो पानी होता है वो भूमिगत जल के बहाव के कारण भूमि के अंदर जाता है, जिससे हमारा जल संग्रह, भूमिगत जल संग्रह होता है। और जब ये ठंडे प्रदेशों में जाता है तो ये बर्फ तथा हिम तथा बर्फ में संचित करता है तथा ये बर्फ के रूप में भी गिरता है। छात्रों, आपको जल चक्र समझ में आया? यस मैम। महत्वपूर्ण तत्व। मनुष्य के शरीर में लगभग 70% पानी रहता है। कुछ फलों और सब्जियों में पानी की मात्रा 90 से 90 to 95% तक होती है। मनुष्य के जो शरीर होता है उसमें कम से कम 70% पानी रहता है। और सब्जियों में पानी की मात्रा कितनी होती है? 90 से 95%। सभी पशुओं और पौधों को पानी की आवश्यकता होती है। मनुष्य भी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। मनुष्य औसतन 2 लीटर पानी प्रतिदिन पीता है। यह पानी मनुष्य के ताप को बनाए रखने में सहायक होता है। मनुष्य के शरीर में होने वाली अनेक अभिक्रियाओं के लिए पानी आवश्यक है। पशु तालाब, झरनों तथा नदियों का पानी पीते हैं। जो पशु होते हैं वो तालाब, झरनों तथा नदियों का पानी पीते हैं। पौधे अपने मूलों तथा जड़ों द्वारा मिट्टी से पानी लेते हैं। जड़ों से पौधे के विभिन्न अंगों में पानी जाता है। पौधे अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए इस पानी का प्रयोग करते हैं। पौधे और जीवों की अधिकांश जीवन प्रक्रियाएं पानी के माध्यम से ही होती हैं। इसके अलावा मनुष्य को अपने अनेक कार्यों में पानी की आवश्यकता होती है। पौधे को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। खेतों की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होती है। खेतों में पानी का उपयोग सबसे अधिक होता है। छात्रों, जैसे कि मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें 70% पानी रहता है तथा जो सब्जियां होती है उसमें 90 से 95% तक पानी होता है।
जो पशु और पौधे होते हैं, ये पशु जो होते हैं वो तालाब, झरनों तथा नदियों का पानी पीते हैं, और जो पौधे होते हैं, जो पौधों की जो जड़ें होती हैं, जो मूल होते हैं, वो मिट्टी के अंदर जाती हैं। जब मिट्टी के अंदर जब जड़ें जाती हैं तो वो पानी मिट्टी के द्वारा सोखते हैं, जिनसे पौधों का प्रजनन होता है। जड़ों से पौधे विभिन्न अंगों में पानी को फैलाता है। पौधे अपने जीवन प्रक्रिया के लिए इस पानी का प्रयोग करते हैं। पौधे और जीवों की अधिकांश जीवन प्रक्रियाएं पानी के माध्यम से होती हैं। खेतों की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होती है। खेतों के में पानी सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। हमारा देश भी कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर पानी सबसे ज्यादा हमारा कृषि में ही उपयोग होता है। कठोर तथा मृदु जल। जल में अनेक पदार्थ घुल जाते हैं, अर्थात जल एक अच्छा विलायक है। ये घुले हुए लवण पानी के कुछ गुणों को बदल सकते हैं। घुले हुए लवण के कारण जल के स्वाद में परिवर्तन और साबुन का झाग न बनना जैसे प्रभाव अनुभव होते हैं। जिस जल में साबुन का पर्याप्त झाग बनता है उसे कठोर जल कहते हैं। कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण की उपस्थिति होती है। जल को कठोर बनाने वाले लवण हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसको एक बार और देख लें। जल को कठोर बनाने वाले जो लवण हैं वो कौन कौन से हैं? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट। इनकी उपस्थिति के कारण जो हमारा जल है वो कठोर जल में कैल्शियम की और मैग्नीशियम के लवण की उपस्थिति के कारण ही होता है। कठोर जल पीने के लिए उपयुक्त होता है, परंतु कुछ कार्यों के लिए यह अनुपयुक्त भी होता है। बाइकार्बोनेट यौगिकों से जल में अस्थायी कठोरता और क्लोराइड और सल्फेट के घुलने से अस्थायी कठोरता आ जाती है। छात्रों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिसको भी उत्तर पता हो वो अनम्यूट होकर अपने आंसर देगा। छात्रों, जल के कौन कौन से स्रोत हैं? शुभम, आप बताइए। मैम जल के दो स्रोत हैं, प्राकृतिक सॉरी मैम, जल के बहुत स्रोत हैं, जैसे कि कुआं, तालाब आदि। अमिता, आप बताइए। शुभम अच्छा प्रयास किया। मैम जल के दो स्रोत हैं, मानव निर्मित स्रोत और प्राकृतिक स्रोत। वेरी गुड अमिता। शुभम, आपने सुना? यस मैम। छात्रों, जल के स्रोत हैं प्राकृतिक स्रोत तथा मानव निर्मित स्रोत। छात्रों, ये बताइए कि जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? शुभम, आप बताइए। मैम जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, हाँ, कौन ठोस, कौन सी? द्रव या गैस। वेरी गुड शुभम। जल की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। छात्र, ये बताइए जल का आणविक सूत्र क्या होता है? मैम जल का आणविक सूत्र H2O होता है। वेरी गुड शुभम। जल का अणुसूत्र H2O होता है। छात्रों, सारांश को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें। सबने नोट कर लिया? यस मैम।
गृह कार्य, जल के गुणों को संक्षिप्त में लिखकर लाएं। जो भी गुण मैंने पढ़ाए हैं और थोड़े से उनको संक्षिप्त में लिखकर लाएं। अपने आसपास की जगहों में उपस्थित जल स्रोतों की सूची बनाकर लाइए। अपने आसपास देखिए जहाँ जो भी जल स्रोत हैं उनकी सूची बनाकर लाइए। अपने गृह कार्य को डायरी में नोट करें। नोट कर लिया? यस मैम। ओके, थैंक यू क्लास।